जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़्याओफान और बीस्ट गॉड की एक सुनसान विलेज में मुलाकात हो गई, जहाँ पर बीस्ट गॉड ज़्याओफान को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके इरादों से अनजान ज़्याओफान ने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ किंगमेंग सेक्ट को पता चल चुका था कि डिमोनिक बीस्ट की आर्मी फॉलिंग गॉड पास को क्रॉस करते हुए नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रही है, तो वो लोग भी इन बीस्ट का मुकाबला करने के लिए अपने इलाइट डिसाइपल्स को तैनात कर चुके। साथ ही हमने देखा कि एल्डर जाओ, जियानजो और सो डीमन घोस्ट क्लैन के बंदे के जाल में फंस चुके हैं। वो घोस्ट क्लैन का बंदा कॉफिन से बने हुए फॉर्मेशन का यूज करके इन्हें मारना चाहता था, मगर ज़्याओफान ने वहां आकर इन तीनों को बचा लिया। हालांकि अब ज़्याओफान को खुद ही उस पावरफुल घोस्ट क्लैन के मास्टर का मुकाबला करना होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ज़्याओफान उस बंदे के आमने सामने खड़ा था। वो बंदा ज़्याओफान पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था और उससे कहता है कि तुमने मेरी शिकार को मुझसे छीन लिया, अब इसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना होगा। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन के जरिए ज़्याओफान पर इवल स्कल से अटैक करने लगा। यहाँ पर ज़्याओफान बड़ी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए सीधे उस बंदे पर हमला कर चुका। हालांकि वो बंदा जैसे तैसे खुद को बचाते हुए उस हॉल से बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ ज़्याओफान भी उसका पीछा कर रहा था। वो बंदा ज़्याओफान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो अपनी एनर्जी स्ट्राइक का यूज करते हुए ज़्याओफान पर अटैक करने लगा, मगर ज़्याओफान उसके हर एक अटैक को नाकाम करते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुका था। यहाँ पर ज़्याओफान अपने डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए उस बंदे को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। जो देखो मास्टर अपने नीडल को समन करते हुए उससे एक अम्ब्रेला क्रिएट कर लेता है। वही दूसरी तरफ ज़्याओफान ने अपनी ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था। हालांकि वो बंदा अपनी अम्ब्रेला का यूज करते हुए ज़्याओफान के वेपन को दोबारा से उसके पास पहुंचा चुका था। उससे कह रहा था बच्चे मानना पड़ेगा तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर ज़्याओफान तो फिलहाल तारीफें सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो तो एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है, मगर उस मास्टर ने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ज़्याओफान देखता है कि वो दोबारा से उसी हॉल में पहुंच चुका। वो बंदा उसके साथ माइंड गेम खेलते जा रहा था। साथ ही साथ उस पूरे हॉल में कई सारे इवल टैलिस्मान चिपके हुए थे, तो ज़्याओफान समझ जाता है कि ये बंदा इन्हीं का यूज करके मुझ पे हमला करेगा। इसलिए ज़्याओफान ने जल्दी से अपने आसपास गोल्डन बेल को समन कर लिया और अब वो गोल्डन बेल उस पूरे हॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए ज़्याओफान सीधे उस बंदे के पास आ जाता है। वो उसे चोक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मास्टर ने अपनी स्टिक की मदद से दोबारा से उनका लोकेशन बदल दिया। यहाँ पर ज़्याओफान समझ जाता है कि इस बंदे की स्टिक इल्यूजन क्रिएट करने की पावर रखती है। वहीं पर उस मास्टर ने अपने स्टिक का यूज करते हुए ज़्याओफान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि ज़्याओफान बेंड होकर उसके काफी करीब पहुंच चुका था। अब इससे पहले कि ज़्याओफान अपने ब्लड डिवाउरिंग मेज से उस पर हमला कर पाए, वो बंदा दोबारा से गायब हो जाता है। इनफैक्ट उसी बंदे ने ज़्याओफान पर अपनी स्टिक से अटैक करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया। ज़्याओफान कह रहा था कि शायद ये सब उस बोन बेल का कमाल है, और फिर ज़्याओफान एक बार फिर से वापिस आते हुए उस पर अपनी ब्लड सर्जिंग एनर्जी से अटैक करने लगा। वहीं पर वो बंदा भी अपने इवल डैगर्स को क्रिएट करते हुए उस पर रिलीज किए जा रहा था। यहाँ पर इन दोनों के वेपन्स में एक जोरदार क्लैश हुआ, मगर वो बंदा ज़्याओफान पर भारी पड़ते हुए उसे पीछे पुश कर देता है, मगर ज़्याओफान तो उतनी ही तेजी से दोबारा से वापस आ चुका था। तब तक उस बंदे ने वहाँ की फ्लोर पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर कुछ एनर्जी वेव रिलीज होते हुए उस बंदे का लोकेशन बदलने लगी। लेकिन इस बार ज़्याओफान ने उस बंदे पर नहीं बल्कि उसकी बोन बेल पर ही अटैक किया। ज़्याओफान ने उसे उसकी बोन बेल से अलग कर दिया था, जिसके चलते वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और अब ज़्याओफान उसे घसीटते हुए काफी दूर ले जा चुका। तो इस तरह से ज़्याओफान ने मुकाबला जीतते हुए इस बंदे को चोक करके उसे वहीं पर खत्म कर चुका। लेकिन ज़्याओफान देखता है कि इस बंदे के मरने के बावजूद भी उसका फॉर्मेशन अभी भी एक्टिव है, जो कि इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। अब ज़्याओफान कोई तुक लगा पाए इससे पहले उस बंदे ने ज़्याओफान को दबोच लिया। हालांकि ज़्याओफान जैसे तैसे खुद को उससे बचा लेता है। अब यहाँ पर ज़्याओफान ने अपनी ब्लड शैडो सोल सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे पर हमला कर दिया, जिसके चलते ज़्याओफान की ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक काफी तेजी से आकर उसके आर पार घुस चुकी थी। उतने में ही ज़्याओफान की नजर पड़ी उसकी स्टिक पर, जिसमें से एक स्कल डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ज़्याओफान तुरंत ही समझ गया कि उस बंदे ने अपने पपेट का यूज किया था, यानी कि उसने ज़्याओफान को काफी चालाकी से उल्लू बनाया। और उतने में वो बंदा दोबारा से उसके साथ भिड़ जाता है। वो ज़्याओफान से कह रहा था कि तुम्हें आए हुए ही डीमन
रैंकिंग सेक्ट का वाइस मास्टर नहीं बनाया गया। तुम तो वाकई उसके काबिल हो। वैसे तो आज तक कोई भी मेरी डिमोनिक शेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, लेकिन तुमने तो बड़ी आसानी के साथ मेरी दोनों बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। मानना पड़ेगा मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। वहीं पर ज़्याफन उस पर मुसलसल अटैक करते हुए कहने लगा कि मैं तो बस इतना देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बार मर के दोबारा से जिंदा होते हो। जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि मेरा छोड़ो, तुमने पहला खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम तो बस एक ही बार मर सकते हो। यहाँ पर ज़्याफन ने अपनी ब्लड डिवॉरिंग मेस से उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते उसकी एक और स्कल डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि उसकी एक लाइफ उससे छिन गई थी। वो बंदा ज़्याफन के हाथों बुरी तरह से पिट रहा था, इसलिए उस बंदे ने अपने एक सबसे स्पेशल मूव को एक्टिवेट किया, जिसे डीमन साउंड सोल बाइंडिंग भी कहा जाता था। वो ज़्याफन पर अपनी पावरफुल साउंड वेव रिलीज करते हुए उसे सप्रेस करने लगा। साथ ही साथ उसने ज़्याफन पर अपनी एक ईवल किल से भी अटैक कर दिया था, मगर ज़्याफन को उसकी ये ट्रिक्स फालतू लगने लगी। वो उस पर अपनी डिवावरिंग में से एक जोरदार ब्लो हिट करते हुए कहने लगा कि अब तो मैं तुम्हारी इन पैंतरों से तंग आ चुका हूँ। और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ का एक और कॉफिन ओपन हो गया, जिसमें से वो बंदा बाहर आ चुका था। वेल ये है इस मास्टर की रियल बॉडी। वो बंदा उससे कह रहा था कि तुमने तो मुझे काफी तगड़ी टक्कर दी है, लेकिन ये मत समझना कि ये खेल यहीं पर खत्म हो गया। दरअसल मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर लेके आया था। और अब वो एक आर्टिफैक्ट को समन करते हुए उसमें वहाँ मौजूद सारी इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। इसी इन एनर्जी की मदद से वो मास्टर अपनी इंजुरीज को हील कर सकता था। तब तक ज़्याफन भी उसे खत्म करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका। वहीं पर वो मास्टर भी अपनी इन एनर्जी से उस पर हमला करते हुए कहने लगा कि अब तुम्हारी ये बॉडी और तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी हो जाएगी। मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग वेसल की जरूरत थी, तो आओ और मेरा गुलाम बनो। यहाँ पर ज़्याफन जमीन पर हिट करके अपनी इवल एनर्जी को रिलीज करने लगा। वो उस मास्टर से कह रहा था कि अगर तुम वाकई मेरी बॉडी और कल्टीवेशन पर कब्जा करना चाहते हो तो पहला अपनी एबिलिटी दिखाओ। साथ ही साथ ज़्याफन की डिमोनिक हैंड्स ने उसके आर्टिफैक्ट को चारों ओर से जकड़ लिया था। ज़्याफन उन डिमोनिक हैंड्स को हुक्म देता है कि जल्दी से इस आर्टिफैक्ट को ब्रेक करो, जिस पर वो मास्टर कहने लगा बच्चे इसके लिए तो अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। सच बताओ तो मैं इसी पल की तलाश में था, इसलिए तो मैंने ये फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप किया है। जिसके बाद उस ज़्याफन पर अपनी इवल एनर्जी से हमले करने लगा। वहीं पर ज़्याफन खुद को आजाद करते हुए सोच रहा था कि इस बंदे का रेस्ट्रिक्शन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तब तक ज़्याफन उस फॉर्मेशन की एनर्जी से खुद को आजाद कर चुका, लेकिन वो मास्टर तो उसे पल भर के लिए चैन की सांस भी नहीं लेने दे रहा था। उसने बड़ी ही तेजी के साथ ज़्याफन पर अपने इवल स्कल से अटैक करना शुरू कर दिए। तो ज़्याफन जैसे तैसे उन स्कल अटैक से खुद को बचाते हुए सीधे उस आर्टिफैक्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि यही मैजिकल ट्रेजर उस बंदे की पावर है। अगर इसे डिस्ट्रॉय किया जाए तो बंदा आसानी से हार जाएगा। और ज़्याफन की प्लानिंग उस बंदे को भी समझ आ गई। वो ज़्याफन से कह रहा था कि तुम मेरा मैजिकल ट्रेजर मुझसे छीनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा आसान होगा? अब तो मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़्याफन पर एनर्जी का एक फ्लो रिलीज कर दिया। वहीं पर ज़्याफन भी उस बंदे से खुद को बचाने के लिए टाविस्ट पावर को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर ज़्याफन ने दो फॉर्मेशन बना लिए थे, जो कि उस बंदे की पावरफुल एनर्जी का डट के मुकाबला करने लगे। साथ ही साथ ज़्याफन ने देखा कि वो बंदा उस पर एक स्नीक अटैक करने की फिराक में है, तो ज़्याफन अपनी गोल्डन बेल को रिलीज करते हुए उसे उसमें ट्रैप कर चुका। लेकिन वो बंदा ज़्याफन को मारने के लिए इतना बेचैन था कि उसने खुद के स्कल को डिस्ट्रॉय करते उस बेल से आजाद हो गया। अब वो यहाँ पर सोल पियर्सिंग नेल का यूज करते हुए ज़्याफन पर अटैक करने वाला था। अब यहाँ पर ज़्याफन उस सोल पियर्सिंग नेल से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नेल इतना ज्यादा शार्प था कि उसने ज़्याफन के फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए सीधे उसके आर पार घुस गया। यहाँ पर ज़्याफन घायल हो के नीचे पटक चुका था। तब तक वो मास्टर भी उसके पास आ जाता है। वो ज़्याफन की ब्लड को कलेक्ट करते हुए कहने लगा कि बच्चे अब तुम समझ गए होंगे कि इस मुकाबले में जीत किसकी हुई। साथ ही उसने वहाँ पर एक ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए ज़्याफन पर हजारों लाखों हमले कर दिए, जिसमें उसे लग रहा था कि ज़्याफन की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ज़्याफन का ढेर सारा खून देखकर वो बंदा कह रहा था कि अफसोस इतनी अच्छी बॉडी मेरे हाथ से निकल गई। और उतने में ही अचानक से ज़्याफन उसके पीछे आ गया। वो कह रहा था कि इतनी जल्दी खुशियाँ मत मनाओ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब वो बंदा कुछ समझ पाई इससे पहले ज़्याफन ने उस पर अपनी ब्लड डिवावरिंग में से अटैक कर दिया और इस बार वो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर
अटक गया था। वो बंदा ज़ेओफान से पूछ रहा था कि उस फॉर्मेशन में मैंने जो ब्लड देखा वो रियल था या फिर फेक, जिस पर ज़ेओफान कह रहा था ऑफ कोर्स वो ब्लड रियल था। दरअसल ज़ेओफान ने इस बंदे को उल्लू बनाने के लिए अपने ब्लड एसेंस का यूज किया था और उसी को देखकर इसे ऐसा लगा कि ज़ेओफान उसके हाथों मारा जा चुका है। साथ ही अब तो उस मास्टर में जरा भी एनर्जी नहीं कि ज़ेओफान का मुकाबला कर पाए, इसलिए वो सीधी सुलह की बात पर आ गया। वो कह रहा था देख बच्चे, अब तो फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तू भी पावरफुल है और मैं भी, तो क्यों ना हम इस मुकाबले को यहीं पर रोक दे। यहाँ पर ज़ेओफान सोच रहा था कि अगर मेरी कल्टीवेशन जरा भी लो लेवल पर होती तो शायद अभी तक मैं इस बंदे के हाथों 100 बार मर चुका होता। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही मुझे इसके इरादों के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो क्यों ना इसके साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए। इसलिए ज़ेओफान उस मास्टर से पूछता है कि बताओ फिर तुम यहाँ पर अज़ूर क्लाउड माउंटेन में क्यों आए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ के इलाके से बिलोंग करते हो। तो मास्टर वहाँ की कॉफिन को समन करते हुए ज़ेओफान को बताने लगा कि ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ बस तमाशा देखने आया था। अब ये सीन यहीं पर कट हो कि हमें कुछ इंसेक्ट के बारे में बताया जाता है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसे इंसेक्ट हेवन तक भी फ्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अंडरग्राउंड में छुपने की इनके पास बेहतरीन हाइडिंग एबिलिटीज थी। एक एक इंसेक्ट खुद को 10,000 सालों तक छुपा के रख सकता है। और ऐसे इंसेक्ट से पाला पड़ा था किंगमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स का। उनके सामने लाखों करोड़ों इंसेक्ट ने अपने डीमन किंग को फॉर्म कर लिया था, जिन्हें डीमन किंग इनके नाम से जाना जाता था। यहाँ पर शाओ ने अपनी टीम को इन इंसेक्ट पर हमला करने का हुक्म दिया। साथ ही साथ उस ज़ेंग को एक फॉर्मेशन बनाने के लिए बता रहा था। तो ये सभी इलाइट डिसाइपल तुरंत ही अपने अपने काम पर लग गए। टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स ने तो सीधे उन इंसेक्ट के छत्तों पर ही हमला कर दिया था। वहीं पर फिनशांग वैली के डिसाइपल्स ने वहाँ पर आग लगाना शुरू कर दी ताकि वो इंसेक्ट इस यांग फायर में जल के राख हो जाए। बाकी बचे डिसाइपल भी उस डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे और ये देखकर उस डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फटाफट से अपनी एनर्जी वेव को रिलीज करते हुए इन लोगों को वहीं पर होल्ड कर दिया। तो ज़ियो फटाफट से अपनी आइस सोर्ड को रिलीज करते हुए इन इंसेक्ट को खत्म करने लगी, लेकिन वहाँ पर तो इंसेक्ट की भरमार थी, जिसके चलते ज़ियो का ये अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल हो गया और अब अटैक करने की बारी उन इंसेक्ट की थी। उनकी डीमन किंग उन्हें हमला करने का हुक्म देती है और उसके एक ही इशारे पर वो सभी इंसेक्ट इस पूरी जगह में फैल गए। टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स ने अपने साथियों को बचाने के लिए वहाँ पर गोल्डन बेल को फॉर्म कर लिया था, जिसके टच होते ही काफी सारे इंसेक्ट वहीं पर मारे जाने लगे। साथ ही जिन्हों ने भी यहाँ पर अपने दोनों ड्रैगन्स को समन कर लिया था, जो कि उस बेल को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फाशन अपने दोस्तों को बता रहा था कि इन कीड़ों पर हमने फुल फोर्स से अटैक करना चाहिए, तभी जाकर ये मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ज़ियो के पीछे काफी सारे इंसेक्ट पड़े हैं, तो उसने फटाफट से वहाँ पर एक फॉर्मेशन शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। जिनियो को पता था कि उसका ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक इन कीड़ों को होल्ड नहीं कर पाएगा। इधर शाओ और लीजुन भी उन कीड़ों का शिकार करने के लिए रवाना हो चुके थे। उन दोनों ने बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ पर ब्लास्ट करते हुए इन कीड़ों का काम तमाम करना शुरू कर दिया। इधर ज़ियो भी अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर चुकी। यहाँ पर हमें एक इंटेंस मोमेंट दिखाया जाता है जब ज़ियो और शाओ इंसेक्ट की डीमन किंग को मारने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच चुके थे, लेकिन ये उस डीमन किंग पर हमला कर पाई इससे पहले उसने अपनी साउंड वेव को रिलीज कर दिया, जिससे इन दोनों को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। इनफैक्ट शाओ तो इन साउंड वेव के चलते बुरी तरह से अफेक्ट हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन किंग उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी फाशियन अपनी गोल्डन बेल का यूज करते हुए शाओ को बचा लेता है। ये सभी डिसाइपल उस डीमन किंग को मारने की पूरी कोशिश में लगे थे। यहाँ पर ज़ेंग ने अपना एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप करते हुए उस डीमन किंग को उसमें ट्रैप कर लिया। साथ ही साथ ज़ियो भी उस पर अपने आइस से अटैक कर देती है, जिसमें वो डीमन किंग पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। यहाँ पर शाओ फाशांग और फाशियान से कह रहा था कि मेरे भाइयों चलो 4 सिंबल फॉर्मेशन सेटअप करते हैं। तो उन लोगों ने तुरंत ही उस फॉर्मेशन को सेटअप कर लिया, जिसमें से काफी स्ट्रॉन्ग सोल स्ट्राइकिंग एनर्जी रिलीज होने लगी। वहीं दूसरी तरफ यान ने भी 10 टाइगर माउंटेन स्लैश को एक्टिवेट कर दिया था और वहीं पर बची कुची कसर ली जुन ने पूरी कर दी। उसने यहाँ पर 9 यंग पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते उस डीमन किंग पर चारों ओर से हमले होने लगे। लेकिन इन लोगों के अटैक उस पर हिट हो पाई इससे पहले वो डीमन काफी सारे इंसेक्ट में तब्दील हो गई।
जेंग तो इस नजारे को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि जब भी हम इसे मारने की कोशिश करेंगे ये हजारों कीड़ों में बदल जाएगी। इसके पास तो बहुत ही भयानक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ेफ़ान को देख पाते हैं, जो कि उस मास्टर को बता रहा था कि हमारे तीनों डिमोनिक कल्ट ने कुछ डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला किया और इसमें हमारे काफी सारे लोग मारे गए। तुम ये भी समझ सकते हो कि डिमोनिक कल्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और अब तो उन डिमोनिक बीस्ट की आर्मी दोबारा से गैदर हो चुकी। क्या तुम्हें लगता है कि राइचस पाथ के लोग उनका मुकाबला कर पाएंगे? जिस पर वो मास्टर बताने लगा कि मैंने आज तक इतनी भयानक डिमोनिक बीस्ट की आर्मी को नहीं देखा था। अगर राइचस पाथ के लोग इस डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करते भी है तो भी उनके जीत के चांसेस बस 30% होंगे। मैं उनके जीतने के चांसेस 30% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉलन गॉड पास में उन्होंने डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला किया था। वो समझ चुके हैं कि इन डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करने के लिए उन्हें किस हद तक जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, अगर ये लोग डिमोनिक बीस्ट को मार भी दे तो भी उनकी डिमोनिक एनर्जी वहीं पर फ्लोट होगी और फिर उसे एब्जॉर्ब करके 9 किंग अवेकन हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर 9 किंग्स कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। ज़ेफ़ान उस मास्टर से पूछ रहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राइचस पाथ के लोगों का 30% जीतने का चांस है। तो मास्टर जवाब देता है कि राइचस पाथ के पास इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। हालांकि ज़ेफ़ान उसकी बात से अग्री नहीं था। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ उस फॉर्मेशन में गजब का किलिंग इंटेंट है, लेकिन हजारों लाखों की डिमोनिक बीस्ट की टाइड के सामने वो फॉर्मेशन भी फीका पड़ जाएगा। जिस पर वो मास्टर कह रहा था कि तुम एक बात भूल गए, डिमोनिक बीस्ट के पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है और इसी बात का फायदा राइचस पाथ के लोग उठा सकते। वो माउंटेन्स एंड रिवर का यूज करते हुए डिमोनिक बीस्ट को भटका सकते, इससे उन्हें और थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। अगर इन राइचस पाथ के लोगों ने इन डिमोनिक बीस्ट की टाइड को लीड करने वाले डीमन किंग्स को ही निशाना बनाया तो फिर बाकी बचे डिमोनिक बीस्ट रेत जैसे बिखर जाएंगे, उनका कोई लीडर नहीं होगा। जिस पर ज़ेफ़ान कह रहा था कि उन डिमोनिक बीस्ट के डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मेरे ख्याल से उनके पास हेवन रीचिंग कल्टीवेशन होगी, जिसके चलते डीमन किंग को मारने के लिए इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी काफी नहीं होगा। मैंने खुद होकर डीमन किंग का मुकाबला किया था, इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि तुम तो राइचस पाथ को फॉलो करने वाले किंगमेंग सेक्ट को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। वो हजारों सालों पुराना एक ग्रेट फैक्शन माना जाता है, उसने आज तक अपनी असली पावर किसी को शो नहीं की और अब तो उन्हें इतना ज्यादा वक्त मिल चुका है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज को अंजाम दे पाए। इसलिए देख लेना इसमें किंगमेंग सेक्ट के जीतने के चांसेस हैं। उनके पास कोई तो हुकुम का इक्का होगा जिसका यूज करके वो इन डिमोनिक बीस्ट पर फतेह हासिल करेंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम इलाइट डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि लास्ट मोमेंट पर आके इंसेक्ट के डीमन किंग को मारने में फेल हो गए थे। शाओ कह रहा था कि उस डीमन किंग के पास ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है, जब भी हम उस पर अटैक करेंगे वो हजारों लाखों इंसेक्ट में बदल जाएगी। अब तुम लोग ही बताओ हम इतने सारे इंसेक्ट को एक साथ कैसे मार पाएंगे। तो लीजुन बताता है कि शायद हमने रेस्ट्रिक्शन का यूज करके उन्हें एक जगह पर ट्रैप करना चाहिए, मगर शाओ कहने लगा कि इतना बड़ा मैसिव रेस्ट्रिक्शन सेटअप करना हम ह्यूमंस के बस की बात नहीं, हमें उन्हें मारने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। और तभी जियो ने अपनी प्लानिंग बताने लगी। वो कह रही थी कि यहाँ से 200 मील दूरी पर क्रिम्सन सी डार्क फॉरेस्ट है, वहाँ पर कुछ ऐसे हार्ड ट्रीज पाए जाते हैं जो कि अपनी फायर एबिलिटीज के लिए मशहूर हैं। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर उनमें आग लगा दी जाए तो कई दिनों तक नहीं बुझती, तो क्यों ना हम इस क्रिम्सन फॉरेस्ट का यूज करें। जियो की ये आइडिया शाओ को भी पसंद आई। वो कह रहा था कि हम उस पूरे फॉरेस्ट सी में फायर गैदरिंग ग्रैंड फॉर्मेशन सेटअप करेंगे। उस फॉरेस्ट में आग लगाने का काम लीजुन ने अपने जिम्मे लिया था। वो कह रहा था कि हमारे फिनशांग वैली के पास काफी प्योर यंग फायर है, तो उसका यूज करके हम उस फॉरेस्ट को जला सकते। तो अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जियो एक बहुत ही पावरफुल फायर फ्लो के पास खड़ी थी और उतने में ही इंसेक्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल ये लोग उन इंसेक्ट को अपने पीछे लगवा कर क्रिम्सन फॉरेस्ट में लेके आए थे। तो जियो ने फटाफट से अपने 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उन कीड़ों पर अटैक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे थे। वहीं पर लीजुन भी जल्दी से अपने साथियों की मदद से वहाँ पर फायर फॉर्मेशन सेटअप कर चुका, जिसके चलते वो डीमन किंग उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गई थी। जो देख फाशियांग कह रहे थे कि चलो हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने उस
डीमन किंग को एटलीस्ट ट्रैप किया है। वहीं पर जिंग उस फॉर्मेशन में ट्रैप हुए कीड़ों को मारने के लिए वहाँ पर एक और फॉर्मेशन सेटअप कर देता है। अपने इंसेक्ट को यूं मरता हुआ देखकर डीमन किंग काफी ज्यादा भड़क गई थी। यहाँ पर ली जुन बाइंडिंग प्रिजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इस फॉर्मेशन के अंदर यांग एनर्जी रिलीज करने लगा ताकि उसमें ट्रैप हुए सभी इंसेक्ट मारे जाएं। साथ ही उस फॉर्मेशन में थोड़ी सी जगह बनाते हुए फाशान ने बुद्धिस्ट लायन रोअर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके कांटेक्ट में आते ही वो इंसेक्ट जलकर राख होने लगे। यहाँ पर जियो ने भी 10,000 सोड फ्रॉस्ट्रोम को एक्टिवेट कर दिया था। वो इस टेक्निक की फर्स्ट मूव डीमन स्लेइंग का यूज करते हुए इंसेक्ट पर हमला कर चुकी। यहाँ पर जियो के अटैक की चपेट में आते ही वो डीमन किंग दर्द के मारे तड़पने लगी, जिसके बाद वो ब्लास्ट होकर उसका किस्सा वहीं पर खत्म हो जाता है। ये लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर टोटल 4 बड़े बड़े स्टोन क्रिएट हो चुके हैं, जिसके अंदर से उन्हें इंसेक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। जियो कहने लगी कि शायद ये डीमन किंग अभी तक जिंदा हो गए, जिस पर लीजुन कह रहा था कि ये कंफर्म करने का बस एक ही रास्ता है, हमें इन स्टोन को ब्रेक करना होगा। जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ उन शेल की तरफ रवाना हो गया, जो देख उसकी जूनियर यानहोंग भी पैनिक होकर उसे फॉलो करने लगी। यहाँ पर जिंग सोच में पड़ गया कि हमने बस एक डीमन किंग को मारा था, लेकिन वो 4 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी तक इंटैक्ट है। इधर ली जुन अपनी सोर्ड से उस शेल पर अटैक कर देता है, जिसके अंदर से उसे काफी फियर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो महसूस हो रहा था। और उतने में जिंग चिल्लाकर ली जुन को बताने लगा कि सीनियर प्लीज साइड में हट जाओ, वो डीमन किंग अभी भी जिंदा है। अब इससे पहले कि ली जुन खुद को संभाल पाए, उस डीमन किंग ने अपने शेल को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ उसने वहाँ पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए थे। तो ली जुन यानहोंग को पीछे पुश कर देता है ताकि उसकी जूनियर घायल ना हो पाए। इधर बाकी के डिसाइपल उन दोनों की मदद करने के लिए रवाना हो चुके, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ मौजूद बाकी की तीनों शेल भी ब्रेक हो गई। इन सभी को उन विशाल डीमन किंग्स ने चारों ओर से घेर लिया था, जिसके बाद वो डीमन किंग्स अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए इन सभी पर हमले करने लगे। इनमें से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं बचा था जो बुरी तरह से घायल न हुआ हो। इन लोगों पर पावरफुल स्ट्राइक सीट होते हुए सभी लोग एक चट्टान पर पटक जाते हैं। इनमें अब जरा भी पावर नहीं बची थी कि इन डीमन किंग्स का मुकाबला कर पाए, लेकिन फिर भी मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। जिंग अपनी टीम को बता रहा था कि इन डीमंस के पास 4 एलिमेंट है, अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड, और इसी से इन लोगों ने हम पर अटैक किया था। भले ये टोटल 4 फॉर्म्स में बट गए हो, मगर इनके माइंड आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हमने किसी एक पर अटैक किया तो बाकी के 3 इंसेक्टों से सपोर्ट करेंगे, जिस पर शाओ कहता है कि फिर हमें भी 4 टीम्स में बटना होगा। अगर चारों ओर से इन चारों पर हमला हो पाए तो ये एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। और तभी ये लोग देखते हैं कि उन चारों डीमन किंग्स ने अपनी पावर को मर्ज किया है, जो देखते ही जिंग ने भी फटाफट से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि मैं तुम सभी की मैजिकल पावर को इस फॉर्मेशन से कनेक्टेड रखूंगा, चलो फिर मिलकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर जिंग ने बहुत ही गजब का फॉर्मेशन बना लिया था, जो कि इन सभी की पावर को रिप्रेजेंट करता है। और उसी वक्त उन चारों डीमन किंग्स ने मिलकर अपनी एनर्जी से इनके फॉर्मेशन पर हमला कर दिया। तो ये सभी लोग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे काउंटर करने लगे। ये सभी लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल थे, जिसके चलते डीमन किंग्स की पावर को फेस करना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। मगर इनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी वक्त फाशान और फाशियांग ब्रदर्स ने मिलकर इन सभी लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए बता दिया। वो कह रहे थे कि जल्दी से जाकर उन डीमन किंग्स को सेपरेट करो। तो सबसे पहले डीमन किंग को जियो ने अपनी एनर्जी में ट्रैप कर लिया, जिसके बाद वो अपने फ्रॉस्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस पर एक खतरनाक अटैक कर देती है। यहाँ पर जिनियो ने भी अपने ड्रैगन्स को समन करते हुए एक दूसरे डीमन किंग को उसमें ट्रैप कर दिया, और वहीं पर जिंग जाकर उस ट्रैप हुए डीमन किंग को अपने फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। उस डीमन किंग को मारने के लिए ली जुन और यानहोंग ने अपनी फायर पावर का यूज किया था। हालांकि वो डीमन किंग अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी साउंड वेव को रिलीज करते हुए ली जुन के स्लैश को काफी देर तक होल्ड कर लिया। अब बाकी बचे डीमन किंग्स को फाशान, फाशियांग और यान संभालने लगे। इन सभी लोगों ने मिलकर अपने अपने अल्टीमेट मूव्स का यूज करते हुए उन डीमन किंग्स पर एक साथ ही अटैक कर दिया, जिसके चलते उन डीमन किंग्स को आपस में कनेक्ट होने का मौका ही नहीं मिलता। और फाइनली
वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो चारों डीमन किंग्स मारे गए। इस तरह से नीलाइट डिसाइपल्स ने फतेह हासिल कर ली थी। जिंग कह रहा था कि ऑलरेडी ये दुनिया तबाही की कगार पर है, पता नहीं ये जंग खत्म कब होगी। जिस पर जियो कह रही थी कि अभी तक डिमोनिक बीस्ट का लॉर्ड मारा नहीं गया, जब तक वो नहीं मरता तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। वही दूसरी तरफ वो मास्टर ज़ेफान को बता रहा था कि किंगमिंग माउंटेन पर कई सारे ट्रैप्स हैं। किंगमिंग सेक्ट के मास्टर डाओ जुआन को हल्के में नहीं ले सकते, वो बंदा काफी ज्यादा शातिर है, इसलिए अगर डिमोनिक बीस्ट को खत्म करना है तो वो बंदा बहुत बड़ा दाव खेलेगा। साथ ही साथ वो मास्टर ज़ेफान से पूछ रहा था कि बच्चे क्या तुमने फैंटम मून केव मेंशन का नाम सुना है? दरअसल किंगमिंग सेक्ट के एंसेस्टर ने ही उस केव को फाइंड किया था। उसी केव में उन्हें एनलाइटनमेंट हासिल हुई। ऐसा कहा जाता है कि उस केव में किंगमिंग सेक्ट के कई सारे प्रोटेक्टिंग ट्रेजर छुपाए गए थे। इतना ही नहीं, किंगमिंग सेक्ट के लीडर डाओ जुआन की इमॉर्टल स्लिंग सोड भी उसी से ओरिजिनेट हुई थी। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग उस जगह पर बस सेक्ट का मास्टर ही कल्टीवेट करने जा सकता है। जिस पर ज़ेफान कह रहा था कि मैंने फैंटम मून केव मेंशन का नाम पहली बार सुना है, क्या वह जाने वाला बंदा अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाएगा? जिस पर वो बंदा कह रहा था हाँ बिल्कुल, जो भी कल्टीवेशन की बुलंदियों को छूना चाहता है उसे फैंटम मून केव मेंशन जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर ज़ेफान को डीमन किंग की याद आने लगी, क्योंकि उन्होंने भी किसी ऐसी ही जगह का जिक्र किया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।